हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी राघव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की कहानी हमसे शेयर की है आदित्य ने, जो कि बिलोंग करते हैं राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो आदित्य का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और उनके कहने पर हमने जगहों के नाम बदल दिए हैं। आदित्य के साथ ये चीजें शुरू हुई जब वो अपनी रीट की तैयारी करने के लिए राजस्थान के एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होता है। मैं आपको बता दूं, रीट जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एक एग्जाम होता है जिसको पास करके आई थिंक लोग गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो आदित्य यहाँ पर अकेला शिफ्ट नहीं होता है, वो अपने दो कजिन्स, एक अपनी मौसी के बेटे इसका नाम था राघव और एक अपने मामा के बेटे नमन के साथ वहां पर शिफ्ट होता है। जब ये लोग वहां पर शिफ्ट होते हैं तो शहर कोचिंग जहां होती है उससे थोड़ा दूर ये घर लेते हैं ताकि शांति के एनवायरनमेंट के अंदर ये पढ़ पाए। तो इन्हें एक घर मिलता है, रूम्स, बेसिकली रूम की जगह एक लोग पोर्शन लेते हैं पूरा, जो कि एक 2 BHK पोर्शन था और वो शहर से थोड़ा आउटर साइड में था। ये जो पोर्शन था इसमें नीचे एक फैमिली रहा करती थी जिनका अपना खुद का कपड़ों का एक बिजनेस था। इन लोग की बातचीत हुई, ये लोग वो घर देखने गए। इन्होंने घर जाकर देखा तो वो जो पोर्शन था वो ऐसा लगता कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। और ताज्जुब की बात ये थी कि जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक, वो उनको ऊपर तक रूम भी दिखाने नहीं आया। उसने बस उनको चाबी दे दी और कहा कि आप जाकर देख लो, मैं थोड़ा काम के अंदर बिजी हूं। पोर्शन देखने के बाद, आसपास का एरिया देखने के बाद उन्हें वो समझ में तो आ गया, लेकिन जो फैमिली नीचे रह रहे थे उनका बिहेवियर थोड़ा उनको अजीब सा लगा। जब उन्होंने कहा कि हमें रूम पसंद आ गया, आप इसकी साफ सफाई करवा दो, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि रहने वाले आप हैं, आप खुद साफ सफाई करवाइए। जितना पैसा हम आपसे ले रहे हैं उसके अंदर हम ये सारी सुविधा आपको नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ये रूम चाहिए तो साफ सफाई भी आपको खुद को ही करवानी पड़ेगी। ये सुनने के बाद उसका जो कजिन था नमन, वो बोलता है क्या बहस कर रहा है यार, ठीक है ना, सही रेट में मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है, बढ़िया ऊपर देख तो माहौल भी सही है, आसपास थोड़ी शांति भी, पढ़ाई भी अच्छे से होगी, साफ सफाई तो अपन खुद ही कर लेंगे। तो ये लोग मिलकर उस पूरे पोर्शन की साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद ये लोग अपना सामान वगैरह जमाते हैं। सब कुछ सही सेटल होने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार देख, अगर हम लोग खाना वाना बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग मिलकर एक काम करते हैं, कोई खाना बनाने वाला रख लेते हैं, खाना बनाने वाले रख लेती है, जो अपना 2 टाइम का खाना बना जाएगा और अपन लोग आराम से पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो तीनों भाइयों में डिसाइड हुआ कि हम लोग एक कुक रखेंगे। ये लोग वहां से निकले और वहां से निकलकर आसपास जो भी थोड़े घर थे उन सब में इन्होंने पता किया, एक मोहल्ला था, कि भाई कोई ऐसा है जो हमारे कुक घर बना दे, मतलब घर पे खाना बनाने आ जाए। बातचीत होती, लेकिन जैसे वो बताते कि वो उस वाले घर में रहते हैं, हर कोई इनको मना कर देता। इन्हें समझ में नहीं आया कि हर कोई इस घर का नाम लेते ही मना क्यों कर रहा था। और थोड़ा दूर गए तो भी लोग वहां आने को तैयार नहीं थे। तो उनको लगा कि शायद या तो ये जो मकान मालिक है इसका बिहेवियर ऐसा ही है, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई खास इंप्रेशन नहीं था उस मकान मालिक का, और शायद थोड़ा दूर भी है इसलिए भी लोग मना कर रहे हैं। तो जब कोई नहीं मिला तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि ये काम भी हम लोग मिल बांट के कर ही लेंगे, एक दिन कोई बना लेगा, एक दिन कोई बना लेगा। और इस तरह से ये तीनों भाई उस घर में शिफ्ट हुए। सब कुछ सेटल होने के बाद बारी आई रूम सिलेक्ट करने की। तो यहाँ पर 2 रूम थे, एक हॉल था और एक किचन था। तो आदित्य के अपने खुद के एग्जाम्स, ये रीट की तैयारी तो कर ही रहे थे, लेकिन आदित्य के खुद के भी शायद कॉलेज के एग्जाम्स सर पर थे। तो आदित्य ने बोला कि भैया यार मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को एक सेपरेट रूम दे दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोने वाला रूम है वो तू ले ले और इधर वाले रूम में हम दोनों भाई सेटल हो जाएंगे। आना जाना तो लगा ही रहेगा, रात को सोना ही तो है, बाकी टाइम तो पढ़ना है। तो इस तरह से रूम्स का सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। सेटल होने के बाद रात को जब आदित्य अपने रूम में सोने गया तो उसे उस रूम में एक अलग सी महक आई। जैसे होता है ना गीली मिट्टी की जो महक आती है, गीली मिट्टी नहीं, सीलन, जब घर में सीलन हो जाती है तो उसकी जो महक होती है, ऐसी महक दिन में नहीं थी। तो उसे लगा कि हो सकता है बहुत टाइम से कमरा साफ नहीं है तो सीलन यहाँ पर आई हो और उसकी वजह से ऐसी स्मेल हो रही हो। साथ साथ उसने ये भी सोचा कि यार पिछले 2-3 महीने से बारिश का तो निशान तक नहीं है, सीलन कैसी होगी। बट आज बहुत ज्यादा थक गया था वो, तो इन चीजों को उसने इग्नोर किया और वो चुपचाप अपनी चादर ओढ़ के सो गया। और जब वो सोया तो उसे ना बड़ी हैवीनेस सी फील हुई, जैसे कोई तो सांस लेने दम घुटता है, उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसका दम सा घुट रहा है। इवन हल्की हल्की ठंड भी थी, तब भी उसने वो चादर वहां से हटा दिया था। और तब भी जाकर वो मतलब अनईजी फील होता है ना, आप किसी जगह पर जाते हो, लेटे हुए हो, सोने की कोशिश करो, लेकिन आपको बहुत ही अनईजी सा फील हो रहा है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर आदित्य को फील हो रहा था। जैसे तैसे करके वो रात बिताता है, सुबह उठता है, सुबह इनका कोचिंग जाने का टाइम था, वो तैयार वैयार होता है और अपने रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही आदित्य रूम से बाहर निकलता है उसे डिफरेंस फील होता है। जब वह रूम में था तो उसका दिमाग बिल्कुल खराब था, फ्रस्ट्रेटेड सा था। मान लो कि पहले दिन में उसको ऐसी अजीब सी फीलिंग आई थी, डिप्रेसिंग सा माहौल था उस रूम का। और जैसे वो बाहर निकला एकदम से सब कुछ चेंज हो गया।
जैसे वो एक जोन से दूसरे जोन के अंदर आ गए, एक डायमेंशन उसकी पूरी की पूरी चेंज हो गई हो, इस तरह का उसका माहौल चेंज हुआ। उसने ये बात अपने कजिन से शेयर की तो उन्होंने कहा कि देख भाई, नई जगह है, नई जगह पर सेटल होने में टाइम लगता है, इसलिए तुझे ऐसा फील हो रहा होगा, बाकी यार हम भी तो इसी घर के अंदर रह रहे हैं, हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो आदित्य ने कहा, सोचा कि हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं, शायद इसी वजह से कुछ होगा। ऐसा करते करते करीबन एक हफ्ता गुजर जाता है और इस पूरे एक हफ्ते में जो सबसे अजीब चीज थी आदित्य के साथ, वही उसको वो हैवीनेस और वो अनईजीनेस फील होना। रूम में घुसते ही उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता, उसका बार बार रोने का मन करता और इवन कई बार रात को उठकर वो रोने भी लगता था। लेकिन ये बात उसने अपने कजिन से शेयर नहीं की। आदित्य इस चीज को इग्नोर करता रहा, ये सोचकर कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो शायद गलत था। सब कुछ ठीक होने की जगह चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। वो पढ़ने बैठता तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ याद करता तो उसे भूल जाता। अजीब अजीब से ख्याल उसको आना शुरू हो गए थे और इवन ऐसे ख्याल कि वो अपनी जान खुद ले ले। ना वो रात को ठीक से सो पाता था, ना वो दिन में पढ़ाई कर पाता था। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान आदित्य हो गया था इन 10-12 दिनों में ही, क्योंकि उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती। तो दिन में खाना खाने के बाद वो करीबन 3 से 4 घंटे के लिए सोया करता था। उस टाइम पर उसकी बहुत डीप स्लीप जाया करती थी और उस डीप स्लीप में उसको बार बार एक ही सपना आया करता था। वो सपना उसे कभी भी क्लियरली नहीं दिखता था, लेकिन उस सपने में एक छोटा बच्चा, उसकी मदर और उसके फादर, वो उसको लड़ते हुए दिखाई देते थे और छोटा बच्चा उनको देखा करता था। आदित्य इन सबसे तो परेशान था ही, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इन लोगों के बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और आदित्य को काम मिला था बर्तन साफ करने का। तो आदित्य जब बर्तन साफ करके धोकर उनको जमा देता था, जमाने के बाद वो अपने कमरे में जाता और वापस आता तो बर्तन जो थे वो उसको बिखरे हुए मिलते। उनमें से आधे बर्तन मंजे हुए होते और आधे बर्तन गंदे होते। एक तो बार तो इसके कजिन ब्रदर्स ने इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन रेगुलर जब ये चीज होने लगी तो उन्होंने आदित्य को बोला कि यार तेरा दिमाग खराब है क्या, ये बर्तन कौन साफ करेगा, साला खाना भी हम बनाए, सब्जी भी हम बनाए, सब लेकर भी हम आए और तेरे को एक काम दिए बर्तन साफ करने का तो वो भी नहीं कर सकता है। तो आदित्य घबराकर बोलता है कि भैया मैं तो सारे बर्तन धोकर गया हूं और मैं जब भी धोकर जाता हूं लेकिन वापस आता हूं बिखरे हुए मिलते हैं। पता नहीं कौन है जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, आप लोगों में से कोई है जो मेरे को परेशान करने के लिए ना आधे बर्तन वापस से गंदे करता है। तो इस तरह से इन तीनों कजन ब्रदर्स के बीच में लड़ाई होती है और मतलब वो इनमें जो सबसे बड़े भैया थे राघव, उसको डांट भी देते हैं कि तेरा दिमाग खराब है, हम लोग क्यों करेंगे ऐसा। तो ऐसे ही हर दिन इनकी तू में होती। तो जब कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो उसके बाद एक दिन इन्होंने माहौल लाइट करने के लिए प्लान बनाया कि यार बहुत ज्यादा आपस में मतलब खींचातानी हो रखी है, तो एक काम करते हैं, पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं और एक दिन अपन लोग एंजॉयमेंट करते हैं। इन्होंने आपस में मिलकर घर पर पार्टी करने का प्लान किया। ये लोग नॉनवेज खरीद के लाए, उसी के साथ ड्रिंक्स खरीद के लाए और फिर इन लोगों ने बढ़िया पार्टी की। भूल गए सब कुछ कि क्या था पिछले दिनों में, क्या लड़ाई हुई, ये हुई। ब्रदर्स बॉन्ड ऐसा ही होता है। खाने पीने के बाद नमन और राघव अपने कमरे में सोने चले गए और आदित्य जो था वो उस घर की छत पर चला गया सिगरेट पीने के लिए। वो छत पे घूमते हुए सिगरेट पी रहा था कि तभी उसकी नजर छत के कोने में अंधेरे पर एक खड़े हुए बच्चे पर पड़ी। उसे लगा कि जो लोग नीचे रहते हैं शायद ये उन्हीं का बच्चा होगा। वो उससे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों के सामने सामने वो बच्चा अंधेरे में पीछे हुआ और एकदम से कहीं ना गायब हो गया। आदित्य को बड़ा शॉक लगता है कि ये सही में हुआ या उसको नशा है उसकी वजह से उसको लग रहा है। वो इधर तो छत पर देखता है कि तभी उसकी नजर इस तरफ खड़ी एक औरत के ऊपर पड़ती है और सामने एक लेडी खड़ी हुई थी और वो उससे बात करने के लिए उस तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसके पैर से कुछ टकराता है, टकराकर वो नीचे झुकता है देखने के लिए क्या टकराया। तो उसे लगता है उसके पास में से कोई गुजरा। वो सीधा खड़ा होता है, इधर देखता है यहाँ कोई नहीं था, फिर वापस औरत की तरफ देखता है, औरत भी वहां पर नहीं थी। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि क्या चल रहा है भाई, अभी इधर एक बच्चा दिखा, अभी इधर एक औरत दिखी, दोनों गायब हो रही, आसपास से कौन निकला। वो बुरी तरह घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। वो चुपचाप सीधा अपने रूम में चला जाता है। जब तक आदित्य ऊपर था तो जो टेम्परेचर था वो बहुत कम नहीं था, मतलब ठीक ठाक था आप बोल सकते हो, पर ऐसा नहीं था कि सर्दी हो। लेकिन जैसे वो अपने रूम में पहुंचा तो रूम में पहुंचते ही बिल्कुल चिल्ड रूम, जैसे किसी ने रूम के अंदर एसी चला रखा हो। और अंदर पहुंचते ही उस ठंड को देख के उसको इतना हाँ अच्छा एहसास हुआ। ड्रिंक उसने कर रखी थी, उसके वैसे उसको गर्मी लग रही थी, रूम में घुसते हुए ठंडक महसूस हुई। वो सब कुछ भूल गया और सीधा अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। सोते सोते उस रात आदित्य को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। उसे फिर से वो औरत और आदमी लड़ते हुए दिखाई देते हैं जो उसे धुंधले धुंधले दिखाई देते थे और आपस में लड़ा करते थे। आज उसे लग रहा था कि वो लोग उसे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे। उसने देखा कि वहां पर एक औरत और एक आदमी लड़ रहे थे। एक छोटा बच्चा था जो वहां पर रो रहा था और ये बच्चा वही था जो छत के ऊपर दिखाई दिया था। इतना ही नहीं, वो आदमी
आदित्य के पास आता और उससे बोलता है कि तुमने छत पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि आदित्य की आंख खुल गई। वो उठा तो उसने देखा कि वो ठंडे कमरे के अंदर ही पूरा पूरा पसीने पसीने हो रखा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो सपना उसने देखा वो सिर्फ सपना था या फिर वो एक बिल्कुल ऐसा रियल के अंदर सब कुछ चल रहा हो। वो चुपचाप वहां से अपनी चद्दर उठाता है और जाकर हॉल में सो जाता है। सुबह राघव उसको उठाता है तो पूछता है कि भाई तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, तेरे रूम में क्यों नहीं सो रहा? तो उसने बताया कि भैया रात को मेरे को ना ऐसा ऐसा सपना आया, मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया और मुझे छत के ऊपर भी ऐसा ऐसा दिखा। तो उन्होंने बोला कि भाई तूने ज्यादा पी ली इसलिए तेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल। आदित्य ने भी उनकी बात मान ली और उस चीज को इग्नोर कर दिया और ये लोग कोचिंग चले गए। कोचिंग से आने के बाद तो आदित्य पहले आ गया था, उसके ब्रदर नहीं आए थे। तो वो आता है, अपना सामान वगैरह रखता है और जैसे वो सामान रखता है उसे बाथरूम में से जो शावर और नल होता है उसके चलने की आवाज आती है। तो उसे लगता है कि शायद भैया और पहले आ गए होंगे और उनमें से कोई नहा रहा होगा। वो अपना सब सामान रखकर बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है और वो जस्ट अभी खड़ा हुआ ही था, 2 मिनट गुजरे थे कि तभी उसको अपने दोनों भाई वहां से आते हुए दिखाई देते हैं। उनको देखकर वो चौंक जाता है और भागकर वापस से वॉशरूम में जाता है। तो उसने देखा कि वॉशरूम का गेट खुला हुआ था, वॉशरूम में कोई नहीं था, लेकिन वहां पर पानी फैला हुआ था जैसे अभी कोई वहां पर नहाकर गया हो। वो शॉक था ये देखकर कि सुबह उसे अच्छे से याद है लास्ट में वही नहाकर बाहर निकला था और उसने बाथरूम को साफ किया था और अभी पूरा का पूरा बाथरूम गीला पड़ा हुआ था। और अगर उसके दोनों भाई बाहर हैं तो बाथरूम में नहा कौन रहा था? सुनने में आपको ये बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखो। आप घर में अकेले हो, बाथरूम में पानी चल रहा है और जो आप सोच रहे हो कि आपके भाई वहां नहा रहा होगा कोई ना कोई एक, वो दोनों तो बाहर से आ रहे हैं। उसकी भी हालत टाइट हो गई। जैसे उसके भाई घर में आए तो उसने सारी बात उन दोनों को बताई और बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई। तो राघव बोलता है देख, रात के सपने की वजह से तू ओवर थिंक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो टेंशन मत ले, हम भी तो यहीं तेरे साथ है, अगर कुछ होता तो हम दोनों को भी फील होता। इस तरह से वो इस आदित्य को दोनों के दोनों समझा देते हैं और आदित्य भी उनकी बात मान लेता है। उसे भी लगता है कि यार वो वाकई में शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। आदित्य ने अपने आप को समझाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं बैठ रहा था। उसे लग रहा था कि जो वो फील कर रहा है वो इसके भाई समझ नहीं पा रहे हैं और जो इंसिडेंट उसके साथ हो रहे हैं उसे भी नहीं पता वो रियल है या नहीं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि उस कमरे में जाने के बाद उसका जो मेंटल पीस है वो गड़बड़ा जाता है। उस कमरे से बाहर वो नॉर्मल रहता है, लेकिन उस कमरे में जाने के बाद उसका दिमाग बिल्कुल अशांत हो जाता है। तो उसने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला। उसने कोचिंग के बाद पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। अब लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद आदित्य जो था वो तो रोजाना लाइब्रेरी जाने लगा और यहाँ पर जो उसके दोनों ब्रदर थे राघव और नमन, तो नमन और राघव फ्लैट पर रहने लगे और इसके बाद से ही अब नमन के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। वो हर छोटी छोटी बात, वो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहता था, हर छोटी छोटी बात पे लड़ लेता था, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता था। तो आदित्य और राघव को पहले लगा कि यार पढ़ाई के प्रेशर की वजह से शायद नमन ऐसा बिहेव कर रहा है। ऐसे ही 1-2 दिन के बाद आदित्य किसी वजह से लाइब्रेरी नहीं जाता और अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा था। तो जो राघव था वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो अपने भाई नमन से बातचीत करने के लिए उस रूम में जाता है। लेकिन जैसे ही आदित्य नमन के रूम में घुसता है, नमन उसको उस रूम से बाहर भगाए तो बोलता है कि इस रूम में आने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूं मुझसे पूछे बिना इस रूम में आने की जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। उसका बिहेवियर देखकर उसका दिमाग खराब, तो ये क्या तरीका है। वो भी गुस्से में आकर उस रूम से बाहर चला जाता है। शाम को राघव के आने के बाद आदित्य और राघव मिलकर सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे थे। आदित्य ने राघव को बात नहीं बताई जो सुबह हुई थी। वो लोग सब्जी की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहां पर नमन आता है हाथ में नॉनवेज लेकर। वो उस नॉनवेज की थैली को राघव की तरफ बोलता है, ये सब्जी बना। वो इतना रूडली बोलता है कि राघव बोलता है कि पागल हो गया है क्या, ऐसे ऑर्डर देगा तो मेरे को, जा नहीं बनाता। उसके मना करते ही नमन की आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाती है और राघव का गला दबा लेता है और एक भारी सी आवाज में बोलता है, तू मुझे बताएगा क्या बनेगा या क्या नहीं। ये मेरा घर है और जो मैं चाहूंगा वो यहाँ पर बनेगा। नमन के हाथ में इतना प्रेशर, इतना दम था कि राघव की सांसें अटक रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, पूरा ब्लड उसका चेहरे पर जमा हो गया था और उसको देखकर आदित्य के हाथ पैर फूल गए। उसने जैसे तैसे करके राघव को नमन से छुड़वाया। राघव गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और सिचुएशन को देखते हुए आदित्य भी उसके पीछे पीछे वहां से बाहर चला जाता है। करीबन 1-2 घंटे के बाद दोनों भाई जब घर पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि नमन जो नॉनवेज लाया था, करीबन 2.5-3 किलो के आसपास नॉनवेज लेकर आया था, उसने वो पूरा नॉनवेज अकेले ही खा लिया था और वो अपने रूम में सोने चला गया था। राघव ने बोला कि मैं इसके साथ नहीं सोऊंगा, मैं आज तेरे साथ सो जाऊंगा। तो वो आदित्य के रूम में सोने चला गया। दोनों भाई रात में सोते हैं और सोते सोते अचानक से राघव एकदम चिल्लाते हुए उठता है। जैसे वो चिल्ला के उठता है, आदित्य की भी आंख खुल जाती है, पूछता है कि भैया क्या हुआ। तो वो बताता है कि यार बहुत अजीब सा और डरावना सपना मुझे आया। तो उसने पूछा कि कैसा सपना। तो बोलता है कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक औरत, एक बच्चा, एक आदमी
कुछ लड़ाई सी हो रही थी, ऐसा मुझे सपना आया, एकदम से मेरी आंख खुल गई। अब उसके सपने की बात सुनते ही आदित्य, क्योंकि आदित्य को ये सपना पहले आ चुका था, लेकिन राघव पहले से ही डरा हुआ था। आदित्य को लगा कि अगर वो राघव को बताएगा तो शायद वो और डर जाएगा। उसने राघव को नहीं बताया और उससे बोला कि भैया कोई बात नहीं, शायद आपकी लड़ाई हुई है, इस वजह से आपको ऐसे लड़ाई का एक सपना आ गया, टेंशन मत लो, सब ठीक है। और राघव को वापस से सुला देता है। उसको सुलाने के बाद सोते सोते आदित्य सोचता है, अब तक आदित्य को जो लग रहा था कि उसके मन का वहम हो सकता है, अब वो श्योर हो गया था कि उसके मन का वहम नहीं है। इस कमरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आज राघव जब पहली बार इस कमरे में सोया है तो उसको भी वही सपना आया है जो आदित्य को ऑलमोस्ट हर रोज आया करता था। वो ये सब सोच रहा था कि तभी उनके डोर पर एक नॉक होता है। वो उठकर बाहर जाता है, गेट खुलता है, देखता है वहां पर कोई भी नहीं था। वो वापस से डोर बंद करता है, आकर लेटता है, फिर से नॉक होता है और 3-4 बार ऐसा ही प्रोसेस होता है। 3-4 बार जब ऐसा हो गया तो आदित्य को लगा कि शायद नमन इन लोगों से मजाक कर रहा है। इसलिए जब अगली बार नॉक होता है तो आदित्य सीधा नमन के रूम में जाता है, लेकिन वो देखता है कि नमन तो वहां पर सो रहा था। आदित्य भी नींदों में ही था। वो वापस से आ रहा होता है कि तभी जब वो नमन के कमरे से अपने कमरे में आ रहा था, रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर थोड़ा सा होश में आता है, फिर अपनी आंखों को मसलता है और मसलते मसलते उसकी नजर हॉल में लगे हुए पंखे पर पड़ती है। उस पंखे पर उसे ऐसा फील होता है, ऐसा दिखता है कि कोई लटका हुआ है और उसकी आंखें बाहर निकली हुई है। बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं था, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी। वो देखकर डर जाता है, से फटाफट से भागकर स्विच बोर्ड से लाइट ऑन करता है और देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे रोने की आवाज अभी भी आ रही थी और ये आवाज किसी और की नहीं, नमन की थी। और अब नमन इतनी तेज तेज रो रहा था कि उसके रोने की आवाज सुनकर राघव भी उठकर आ गया था और वो आदित्य से पूछता है कि क्या हुआ। तो उसने इशारा किया नमन की तरफ। ये दोनों के दोनों नमन के पास जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि वो नींदों में था और नींदों के अंदर ही वो फुट फुट कर रो रहा था। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो उसके रूम का गेट खोलकर बाहर आकर बैठ जाते हैं और उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। वो रो रहा था और रोते रोते अचानक से अपनी टोन चेंज करता है और फिर एक अजीब सी आवाज के अंदर हंसना शुरू करता है। उसका ये बिहेवियर देखकर दोनों की हालत टाइट हो गई। वो फटाफट से भागते हैं, अपना रूम बंद करते हैं, रूम के अंदर बैठकर दोनों के दोनों हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे कि तभी उनके डोर पर जोर जोर से नॉक होना शुरू होती है और उनके बाथरूम का जो नल होता है एकदम से शुरू हो जाता है। अपने आप नल के शुरू होते दोनों के हालत बुरी तरह से टाइट हो जाती है और जैसा मैंने आपको पहले बताया, फिर से उनके काम में आता है सिर्फ एक हथियार, उनका कंबल। वो दोनों के दोनों कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं और कंबल के अंदर ही हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं अपनी आंखें बंद करके। उनकी हिम्मत नहीं थी कि उस कंबल को उतार सकें और जैसा मैंने आपको बताया, भूतों की कभी हिम्मत नहीं होती कि वो उस कंबल के अंदर घुस पाए। मुझे ऐसा लगता है भूतों को डर लगता है कि कहीं उनकी कंबल कुटाई ना हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनके पास में खड़ा हुआ है और अगर वो कंबल हटाएंगे तो वो इनके ऊपर हमला कर देगा। खैर, इस डर में उन्होंने पूरी रात निकाली और जब सुबह थोड़ी बहुत हुई तब जाकर ये दोनों सोए। और जब ये सोए तो आदित्य को फिर से एक सपना आता है। अब वो सपने में आदित्य ने क्या देखा उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आदित्य के परिवार में एक मान्यता है कि जब भी इनके ऊपर संकट आता है तो इनकी कुल देवी जो है इनकी रक्षा करती है, इनको दर्शन देती है। और जब भी इनकी कुल देवी इनको दर्शन देती है, वो किसी कुंवारी कन्या के रूप में इनको दर्शन देती है, चाहे इनकी बहन के रूप में, चाहे इनकी बेटी के रूप में, लेकिन हमेशा वो एक कुंवारी कन्या के रूप में ही इनको सपनों में दर्शन देती है। और उस दिन आदित्य के सपने में उसे उसकी बहन दिखाई देती, जो उससे कहती है आकर कि भैया, पिछले 15 दिनों से मैं तुम्हें बचा रही हूं, लेकिन अब जितना जल्दी हो सकता है तुम यहां से चले जाओ। इस सपने के बाद आदित्य उठता है, उसकी आंख खुलती है। उसने देखा सुबह करीबन 7 बज रहे थे। वो राघव को उठाता और बोलते कि भैया, मुझे ऐसा सपना आया है। इन लोगों को अपनी कुल देवी के ऊपर और अपने परंपराओं पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उसकी बात सुनकर राघव बोलता है कि ठीक है भाई, अपन तो आज ही इस घर को खाली करते हैं। और ये लोग इस घर को खाली करके वापस अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। इन्होंने नमन से भी बोला कि भाई अपन लोग वापस घर चल रहे हैं। तो नमन उनकी बात सुनकर भड़क गया और बोलता है कि मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम लोग को जाना है तुम लोग यहाँ से जाओ। अब राघव और आदित्य परेशान हो गए कि क्या करें क्या नहीं करें। तो राघव ने अपनी मदर को कॉल किया और उनको सारी बात बताई। उसकी मदर भी घबरा गई। तो उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुलदेवी के मंदिर जाती हूँ। वो कुलदेवी के मंदिर गई, वहां पर जो पुजारी जी थे उनको उन्होंने सारी बात बताई। वो गुरुजी ने इनसे बोला कि वो नमन से उनकी बात कराएं। तो उन्होंने कॉल लगाकर जैसे नमन को दिया तो उधर से कान पे फोन लगाते ही नमन की आंख एकदम से लाल हो गई और वो गुस्से में बोलता है, कौन है तू? इतनी आवाज सुनते ही उधर से गुरुजी फोन कट कर देते हैं और उनके परिवार वालों को बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है उस लड़के को वापस घर पर लेकर आओ।
वरना वो बच नहीं पाएगा। कि मदर ने वापस से राघव और आदित्य को फोन करके बताया कि तुम लोग जितना जल्दी हो सकता है नमन को वापस से घर लेकर आओ, वो खतरे में है। उनकी बात सुनकर ये दोनों भी घबरा जाते हैं, क्योंकि जिस टोन में नमन इनसे बात करता और जिस टोन में उसने गुरुजी से बात की थी, ये दोनों भी उससे कम डरे हुए नहीं थे। तभी राघव के दिमाग में आता है कि साला ये जो नीचे मकान मालिक रह रहा है इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों हो रही है। वो नीचे जाता है, मकान मालिक को बाहर बुलाता है और उससे धमका के पूछता है कि चक्कर क्या है इस घर के अंदर, तुम लोग बड़े आराम से रह रहे हो लेकिन हमारे साथ इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। राघव की धमकी के बाद वो जो वहां पर लैंडलॉर्ड था, एक्चुअली वो भी लैंडलॉर्ड नहीं था, लैंडलॉर्ड तो कोई और था, वो खुद भी वहां पर सिर्फ किराए से ही रह रहा था। तो उसने बताया कि इससे पहले जो यहाँ पर फैमिली रहती थी, ऊपर उनके भाई की फैमिली रहती थी, इसमें एक बच्चा, वो खुद और उसकी बीवी थी। पता नहीं किस वजह से उनके बीच में लड़ाइयां चलती थी और एक दिन तीनों ने अपनी जान दे दी। जान देने के बाद वो जो नीचे लैंडलॉर्ड रहता था, उन लोगों ने उस ऊपर वाले फ्लोर पे जाना बंद कर दिया और उसके कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने इस घर को खाली कर दिया। जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने हमें कहा था साफ साफ कि आप लोग आराम से यहाँ पर रहो लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर मत जाना। हम पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हम ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन जब तुम लोग किराए के लिए मकान ढूंढने आए तो मुझे लगा कि थोड़ा मुझे भी किराए में सहारा मिल जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि ऊपर वाकई में कुछ है या फिर नहीं। इसलिए मैंने तुम लोगों को ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया, क्योंकि हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई तो हमें लगा था कि तुम्हें भी नहीं होगी। लेकिन बात क्या हुई है? वो बोलता है बात क्या होती है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। वो आदित्य को साइड में लेकर जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आदित्य से कहता है सुन, तू फटाफट से नॉनवेज लेकर आ और मैं नींद की गोलियां लेकर आ रहा हूँ। तो आदित्य उधर जाता है, वो करीबन वही 2-3 किलो नॉनवेज खरीद के लाता है। इधर से राघव जो होता है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके नींद की गोलियां लेकर आता है। उन्होंने अपने घर पे फोन कर दिया कि वो नमन को लेकर आ रहे हैं। घर आने के बाद उन्होंने वही नॉनवेज बनाया और उसके अंदर बहुत सारी नींद की गोलियां डाल दी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ उनको नमन के अंदर दिख रही थी उससे वो घबरा रहे थे। उसके बाद उन्होंने वो नॉनवेज नमन को खिलाया और नॉनवेज खाने के करीबन 20 मिनट के बाद नमन जो था वो गहरी नींद में चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों उसे अपने घर वापस ले गए। घर पर सारी तैयारियां पहले से हो रखी थी क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। वहां जाते ही वो गुरुजी के सामने नमन को लिटा देते हैं। नमन को जितनी गोलियां दी गई थी नींद की उसके हिसाब से करीबन अगले 12-15 घंटे तक वो उठने वाला नहीं था। लेकिन पूजा के बीच में ही एकदम से नमन उठ जाता है और उठते उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल, जैसे वो नमन था ही नहीं, और वहां पड़ी मिट्टी को जोर जोर से उछालने लगता है। जितने भी लोग आसपास बैठे होते हैं सबकी आंखों में मिट्टी जाना शुरू हो जाती है। नमन के फादर और 4-5 और आदमी मिलकर, टोटल 6 आदमी मिलकर नमन को कंट्रोल में करते हैं और फिर भी वो टसमसाते हुए गुस्से में बोलता है तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मुझे मेरे घर जाना है। गुरुजी से पूछते हैं कि कौन है तू। पहले कुछ देर तक तो नमन कुछ नहीं बोलता है, फिर वो गुस्से में आकर बोलता है सुमेर सिंह। गुरुजी नमन से बोलते हैं कि तू इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है। तो बोलता है मैं इनके पीछे नहीं पड़ा हूं, ये मेरे घर में आए थे, वो मेरा घर है और मेरे घर में मैं किसी को नहीं रहने दूंगा और मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। और अब तक तो मैं इन तीनों को मार चुका होता, लेकिन कोई लड़की है जो बार बार इनको बचाने आ जाती है। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं कि लड़की। सब लोग को अंदाजा तो हो रहा था कि ये इनकी कुलदेवी की बात कर रहे हैं, पर गुरुजी उससे पूछते हैं कौन लड़की। तो नमन इसे चारों तरफ देखना शुरू करता है और फिर आदित्य की बहन की तरफ देखते बोलता है ये लड़की, यही तो इनको बचा रही है इतने दिनों से। इतना सुनते ही आदित्य और राघव की मम्मी और नमन की मम्मी जाकर अपनी कुलदेवी के मंदिर में उनका पाठ करना शुरू करती हैं। उनको समझ में आ चुका था कि कुलदेवी ही इस प्रॉब्लम से उनका छुटकारा दिलवा सकती है। इधर गुरुजी की अपनी पूजा चल रही थी, उधर उनकी कुलदेवी का पाठ चल रहा था और बड़ी मशक्कत के बाद उनकी पूजा सफल हुई और नमन वहां पर बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद गुरुजी एक मटका लेकर आया, उसमें कुछ सामान था। वो मटका उन्होंने नमन के ऊपर ऐसे उसारा, उसको बोलते हैं, मतलब घुमाया, उतारा किया ये बोल दो आप। और उसके बाद मटका आदित्य और राघव को देते हुए बोले इसको उसी घर के अंदर वापस रख के आ जाओ जहां पर तुम रहते थे। आदित्य और राघव की हिम्मत तो नहीं थी जाने की, तो गुरुजी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और साथ ही इनके परिवार वाले जो लोग थे, इनके फादर, वो भी इनके साथ जाते हैं। और गुरुजी बोलते हैं कि मटका तुम दोनों को ही रखना होगा, कोई और अंदर नहीं जाएगा। और अंदर रखने के बाद ध्यान रखना, जैसे मटका रखकर तुम वापस आने लगोगे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोनों जाते हैं हिम्मत करके और मटका रखते, और मटका रखते जैसे वो घूमते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आना शुरू होती है। और आवाज ऐसी होती है कि उनका दिल पिघल जाता है और बार बार उनको ऐसा लगता है कि वो पीछे मुड़कर देखें। लेकिन उन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर आज उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया तो वो इस घर से वापस नहीं जा पाएंगे। वो दोनों अपने आप पे कंट्रोल करते हैं और बिना मुड़े उस घर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि घर के बाहर एक टेम्पो आया हुआ था और वो जो लोग नीचे रहते थे वो भी अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे। उन्होंने जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम लोगों के जाने के बाद हमें भी नीचे भी अब तो आवाज आना शुरू हो गई और अजीब से सपने आते हैं।
जो तुम्हारे साथ हो रहा है हमें लगता है हमारे साथ भी होना शुरू हो गया है और हम इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते, और इसलिए वो लोग भी उस घर को खाली करके जा रहे थे। निकलते-निकलते इन्होंने भी अपना सिर्फ ज़रूरी सामान उस घर से पैक किया और बाकी सामान एज़ इट इज़ वहीं पर छोड़कर आ गए, क्योंकि दोनों बहुत घबरा चुके थे और आज भी उनका वो सामान उसी घर के अंदर पड़ा हुआ है। खुशी उन्हें इस बात की है कि उनके भाई को कुछ नहीं हुआ, नमन बिल्कुल ठीक हो गया था और अभी लोग अपने ही शहर में रहकर अपनी आगे की तैयारी पूरी कर रहे हैं। कई बार ऐसे घर होते हैं जिनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही मुझे पता लगा था कि हमारे शहर में कोटा में भी एक ऐसी जगह पर एक घर है। मैं लोकेशन तो नहीं रिवील कर सकता, किसी का पर्सनल वो है इसलिए, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग रहने आए थे, कुछ लड़के रहने आए थे जो पेंटिंग का काम किया करते थे। तो उनके रहने का इंतज़ाम किया गया, तो उनको बताया गया कि यार इस घर में कोई नहीं रह सकता। तो उन्होंने बोला कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, हम लोग वहाँ पर रहेंगे। वो 3 या 4 लड़के थे, वो वहाँ पे रात को जाकर सोए और रात को 2 बजे चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकले। क्योंकि जब वो सो रहे थे तो उनके पलंग ज़ोर-ज़ोर से हिल रहे थे और उनको अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। एक रात भी वो उस घर के अंदर नहीं गुज़ार पाए। मुझे भी उस घर की एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरे ही किसी नोन पर्सन ने इस चीज़ के बारे में बताया था, जो उनकी आँखों के सामने इंसिडेंट हुआ था, और कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ यहाँ पर इन तीनों कज़िन ब्रदर्स के साथ में। आपको क्या लगता है? क्या वाक़ई में वो घर सुमेर सिंह का था और सुमेर सिंह की आत्मा वहाँ पर ट्रैप्ड थी, या फिर ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ आदित्य और राघव का इल्यूज़न था? अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपके साथ या किसी नोन के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है, वो भी हमें ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।